साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी के बजट पर। एक ऐसा बजट जिसने इतिहास बना दिया है, एक ऐसा बजट जिसने बता दिया है कि अगर हम तैयारी करें, संकल्प करें तो बेहतर हो सकता है। बड़ा बजट। अगर हम पिछले बजट की बात करें तो 6.93 करोड़ का, यानी 6,93,000 करोड़ का बजट था। पर इस बार जो बजट है वो बजट है 7,36,000 करोड़ का। बड़ा बजट, पिछले बार से भी बड़ा बजट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बजट की शुरुआत हुई तो यहां पर शुरुआत के माध्यम से कहा गया कि बजट भगवान राम को समर्पित है। उस बजट के दौरान तमाम तरह की बातें भी कही गई और शेरो शायरी भी कही गई। ऐसी शेरो शायरी जिसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। पर यहां पर चर्चा हम बजट की करने वाले हैं, शेरो शायरी की नहीं। क्योंकि जब बजट पेश होता है तो जनता को उम्मीदें होती हैं कि क्या कुछ इस बार अलग होने वाला है। इस बार बजट पेश किया गया 8वां बजट था योगी सरकार का। और यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि सुरेश खन्ना ने 1 घंटा 17 मिनट में जब बजट पढ़ा तो उस दौरान जमकर ठहाके भी लगाए गए। उन्होंने शायरियां भी पढ़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराते नजर आए और वहां पर अखिलेश यादव भी वहां पर चुटकी लेते नजर आए। खैर, अखिलेश यादव ने इस बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जिनको माउस पकड़ना भी नहीं आता वो बजट क्या बनाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह बजट केवल दिखावे का बजट है, इस बजट में कुछ नहीं है। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि जो बजट पेश हुआ, इस बजट में तमाम तरह की व्यवस्थाओं को साधा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर व्यवस्थित सेवाओं तक, किसान व्यवस्थाओं को, एमएसएमई को, रोजगार के लिए किस तरह बेहतर करना उसके लिए, और यहां पर बनारसी और अयोध्या को एक मॉडल तीर्थ के रूप में उभारने की बात भी कही गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बजट की चर्चा करते हैं, वो बजट की चर्चा के पहले कुछ चीजें और भी देखने वाली हैं कि इस बजट में जो ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है उसमें किस बिंदुओं को यहाँ पर अनदेखी हुई है या किस बिंदुओं को यहाँ पर ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। फिलहाल सरकार ने बड़ा बजट पेश किया है और लगभग सारे व्यवस्थाओं को, सारे विभागों को यहाँ पर साधने का प्रयास किया गया है। पर यहाँ पर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जब बजट बड़ा करते हैं खर्च नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पिछले बजट की बात करें तो 6,93,000 करोड़ का बजट था और सबसे बड़ी बात यह है कि 28,767 करोड़ का अनुपूरक बजट भी लाया गया था। ये भी सबको पता है। तो यहां पर विपक्ष कह रहा है जब बजट यहां पर खर्च नहीं कर पाते तो बड़े बजट के यहां पर वादे क्यों। पर चूंकि बजट है और बजट में यहां पर जब बजट पेश किया गया है तो वहां पर चर्चाएं भी जरूरी है। फिलहाल बजट पर जुड़ी लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं, क्या कुछ हमारे नेताओं ने कहा है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह बजट गरीब कल्याण का है। यह बजट विकसित भारत संकल्प को सफल बनाने वाला है। यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए समर्पित बजट है और 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को 0 पर आउट करने वाला बजट। महिला, गरीब, युवा, किसान जैसा प्रधानमंत्री मैं वही कह रहा हूँ, ये गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों को समर्पित है और विपक्ष को 2024 में 0 में आउट करने वाला बजट। प्रदेश के सर्वांगीण विकास में इजाफा करने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा, नौजवानों को मजबूती देगा, महिलाओं को, गरीबों को, हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य को नंबर 1 पर ला रहा है। विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है। उनको पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, युवा कल्याण में नंबर 1 पर बढ़ रहा है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हमने गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
यानी यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है। जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है, और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं, और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से दिवाकर सिंह अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी राय देंगे, अंकुश सक्सेना प्रवक्ता रालोद के रूप में अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी हम अपनी राय देंगे, और दिलीप यशवर्धन जी आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल प्रवक्ता भाजपा से, दिवाकर जी, बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट, विकसित प्रदेश के लिए बड़ा बजट, जनता की सौगातों का बजट, और 24 चुनाव के लिए बेहतर तरीके से सुनियोजित बजट, कैसे देखते हैं? गौरव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है जी, इस बजट की सराहना सभी वर्गों द्वारा की जा रही है। अच्छा, सराहनीय बजट है और 7,36,000 करोड़ जी का बजट, इसमें किसी भी एंगल से किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखा गया है। अच्छा, गरीब से लेकर के और अमृत काल तक का बजट समाहित है। अच्छा इस बजट में जी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नारी शक्ति बंधन जो हमारा जी। कार्यक्रम चल रहा है, जी आवास के लिए, शहरी विकास कार्यक्रम जी। के लिए, ग्रामीण आवास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य जी। के लिए, कोई कोना अछूता नहीं है जिसमें धनराशि की कमी है। जी। सबको समुचित ढंग से माननीय अच्छा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐतिहासिक माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में जी। ऐतिहासिक बजट इसको कहा जाएगा। इतना बड़ा भारी भरकम बजट जो आया है, जी। इस बजट की समुचित जी कार्रवाई सदन में जो आज देखी गई जी। है, ऐतिहासिक कार्रवाई सदन में रही है। और इस बजट के लिए मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही गौरवान्वित बजट है, अच्छा, जो हम प्रदेशवासियों के लिए गौरव का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जी आज 8वां अपना जो बजट पेश किए हैं, निरंतर प्रगति की तरफ है। जी, प्रदेश हमेशा आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रहा है, अच्छा, और स्वास्थ्य के बारे में तो आप देख ही लें, कितनी बड़ी बड़ी जो महामारियां आई उसके पर भी काबू पा लिया गया जी। और समुचित तरीके से पा लिया गया। इतना बड़ा प्रदेश होते हुए अच्छा, बहुत त्वरित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाए, उसको याद दिलाना चाहेंगे आप, मुख्यमंत्री जी अपने देश की जनता के प्रति, अपने प्रदेश की जनता के प्रति कितने गंभीर हैं कि उस घटना का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी के कार्यक्रम में न जाकर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख करना इन्होंने ज़्यादा उचित समझा था। अच्छा, तो ऐसे गौरवान्वित हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी, समुचित विकास उत्तर प्रदेश कर रहा है और पूरे देश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। अच्छा, जी, ठीक।
दिवाकर जी, बड़ी सुंदर सुंदर बातें आपने कही। जी जी खैर, है, कोरोना सुंदर है। महामारी की आपने यहाँ हाँ, चर्चा की तो निश्चित रूप जी, से सुंदर है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रयास बहुत अच्छे जी, किए जी, थे और सुंदर उनकी है। सराहना भी जी, हुई जी। थी। पर कहीं ना कहीं इस महामारी से सबक भी लेना चाहिए था। नहीं नहीं, तो लिए हैं। सबक इसलिए लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर हमने जब देखा था तो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के प्लांट के मोर्चे पर हम विफल हुए थे। नहीं नहीं, उसको उतनी मेहनत नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल से इस पर भी थोड़ा ध्यान देना नहीं, चाहिए। उसको सुधार लिया गया जी। है और उस ऐसी महामारियों के लिए हर तरह से चले, अब की हमारी सरकार कटिबद्ध है। चले। कोई भी महामारी अगर आए ना, उम्मीद करें कोई भगवान महामारी ना ही ना आए। आए, महामारी ना आए, भगवान का रामचंद्र की कृपा है, महामारी आएगी भी नहीं। चल, अब ठीक है, ठीक अब प्रभुराम जी आ गए हैं। अच्छा, प्रभुराम जी आ आ गए हैं। ठीक। पूरे उनके भव्य समारोह के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। चलिए। पूरा विश्व ने देखा, पूरा विश्व इसका गुणगान कर रहा है। प्रभुराम जी आए हैं, हम लोग स्वागत चल, किए हैं। प्रभुराम जी की कृपा है। और यह बजट भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रभुराम जी के ही समर्पित किया बिल्कुल किया है। है, बिल्कुल किया है। तो जब प्रभुराम जी को बजट समर्पित हो तो अच्छा ही अच्छा राम राज्य होगा। राम राज्य की परिकल्पना जो तो है वो फलीभूत हो रही है और राम राज्य आ ये गया है। विपक्ष बोल रहा है कि जो खर्च कर नहीं पाते आप लोग। विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। अच्छा, विपक्ष को विरोध करना है तो विरोध में कुछ बोल देना। हमने भी सुना है, अच्छा। शिवपाल जी साहब का बयान आया है अच्छा। कि इन खर्च नहीं करे। खर्च नहीं करा तो विकास कैसे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इतना डेवलप किया। ठीक है, ठीक। सारी चीजें, हाईवे बने, नेशनल हाईवे बने, ठीक है। मेडिकल कॉलेज बने, ठीक है। कैसे खर्च नहीं हुआ। और बनेंगे। वाराणसी में देखिए आप, दूसरा विश्वविद्यालय चिकित्सा का बनने जा रहा है। अच्छा, चिकित्सा के लिए अलग से व्यवस्था की जा जी। रही है। अयोध्या के लिए अलग से पर्यटन ग्लोबल स्तर पर अयोध्या और काशी को लाया जा रहा है। तो बजट में सारी चीज़ों को गरीब से लेकर के अमृत काल जो हमारा चल रहा है, विकसित भारत का जो संकल्प है, उसके हिसाब से बजट हमारा परिपूर्ण है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बे पांडे, बजट परिपूर्ण हो, आप यहाँ पर कुछ है नहीं आपके पास, ये आप विरोध करते रहते हैं। गौरव भाई, बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया है। जी। पहले तो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। जी। और विशेष प्रणाम मैं समर्पित करता हूं चूंकि आदरणीय दिलीप यशोधन भैया यहाँ उपस्थित हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और साथ में वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। जी। तो उनको मैं विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ। जी। देखिए, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आ गई। जी। और एक बात इसमें आई कि विपक्ष केवल अनर्गल आरोप लगाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है आज आपने बजट पे चर्चा रखी है। जी। तो इस बजट को हम भी चलिए हेलीकॉप्टर की नजर से देखते हैं थोड़ा। चलिए देख लीजिए। हाँ। 2021-22 में आपको याद होगा 5,50,278 करोड़ का बजट इन्होंने दिया था। जी। मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगा क्योंकि मैं कोई भी अनर्गल बातें नहीं करूंगा। जी। मदरसों को इन्होंने 489 करोड़ और मुस्लिम इलाकों के विकास के लिए 508 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट का 34वें पेज में उस बजट के उसमें जिक्र किया था और इसका प्रावधान किया था। जी। मैं आज आपसे पूछता हूं, जी। आज अगर मात्र एक जिले को छोड़ दिया जाए उत्तर प्रदेश के, तो किस जगह पर मुस्लिमों के मोहल्लों का विकास किया गया या किस जगह पे मदरसों के आधुनिकीकरण पे ये काम हुआ? ये बजट जो खर्च करने के लिए प्रावधानित किया गया, उस बजट को कहां, कैसे और कितना खर्च किया गया, उसी की स्पष्टीकरण दे देते पहले। जी। मुझे लगता है कि अभी तक मदरसों के आधुनिकीकरण पे जो मदरसों की जांच की गई उसमें फंडिंग जरूर रोकी गई, ये बात भी जायज है, ये सार्वजनिक पटल पे है। जी। लेकिन आधुनिकीकरण की दिशा में कहीं काम हुआ हो तो मुझे लगता है कि आप मीडिया है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अच्छा। अब दूसरा एक उदाहरण देता हूं मैं। जी। चूंकि बहुत अच्छा बजट आया है, 7,370 करोड़ रुपए का बजट है, इसके लिए धन्यवाद। इसमें पुनः मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और समान वर्ग के निर्धन परिवार की बेटियों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जी। और ये बात आप भी जानते हैं कि बिल्कुल ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की अभी एक पोल खुली है बलिया में, मुझे याद है। और उस बलिया में क्या होता है, उस बलिया में धर्म का ढकोसला परोसने वाली भाजपा वहां पे 25 जनवरी को 568 जोड़ों की ऐसे शादियां करवाती हैं जिसमें पहले से कई विवाहित थी, जिसमें कुछ भाई बहन थे, उनको बस मालाएं पहना करके कुछ को किराए पे लाके खड़ा कर दिया 2,000-3,000 के लाभ में। चूंकि उस पे योगी सरकार 51,000 रुपए देती है हर शादी के करवाने के लिए, संपन्न कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपके भ्रष्टाचार की पोल आपका बजट ही उजागर कर रहा है। मैं ये कहता हूं, मैं तो आपके मंच से मांग भी करता हूं कि पूर्व में जो भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की इस तरह के कार्यक्रम आपने संपन्न और संपादित करवाए हैं, उन सभी की पहले जांच करवा लीजिए। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा पैसा, इतना मोटा बजट आप कागजों पर लुभाने के लिए तो दे देते हैं, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार जब आप ही के प्रशासन के लोग और आप ही के क्षेत्रीय नेता मिली भगत के साथ कारित करते हैं, और चूंकि धन्यवाद मीडिया का कि मीडिया के कारण वो उजागर हुआ,
तो मुझे लगता है कि बजट पे पलीता लगाने चलो का पहली काम- बार मीडिया को आपने धन्यवाद दे दिया, नहीं, तो मीडिया को तो मैं पे हमेशा धन्यवाद दूंगा। कड़ाश करते रहते भाई हैं। मीडिया अच्छा काम करेगी, बिल्कुल धन्यवाद पाएगी, क्यों नहीं पाएगी। मीडिया के माध्यम से ही तो आज हम ये सारी बातें जनता के सामने रखने का ठीक, प्रयास करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं ये पूछता हूं कि चलिए बहुत अच्छा बजट है, हथकरघा बुनकरों के लिए इसमें क्या प्रावधान है, जरा उस पर मैं चाहूंगा कि जब अगले टर्न में हमारे साथी जो हैं वो स्पष्टीकरण दे दे। जी। हस्तशिल्प पेंशन योजना हमारी थी, समाजवादी की एक स्कीम थी। हस्तकरघा उद्योग के लिए हस्तशिल्प जो बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कि उसको कहते हैं क्राफ्टिंग जी। उस उद्योग के लिए आपने क्या प्रावधान किया, जरा बताइएगा। मोटर सोलर रिक्शा वितरण, आपको पता है ई रिक्शा और सोलार रिक्शा हम लाने वाले थे ताकि लोग उद्यमी बन सके, है ना, स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, मोदी जी की भाषा में। अच्छा, उसके लिए आपने अगर कोई प्रावधान किया हो तो उस पर भी नजर डालिएगा, उस पर भी फोकस करिएगा जरा। हम चाहेंगे कि आप इस पे बात करें आज हमसे। अच्छा। सीसी रोड, केसी ड्रेन और इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था आप कहां पे कैसे और कितना करवा रहे हैं, उस पर भी मैं चाहूंगा बात करिएगा। आई स्पर्श योजना, क्योंकि आपको पता है कि आंखों की गंभीर समस्या हमारे इस देश में बढ़ रही है, उसको लेकर के हमने एक बजट प्रावधान किया था, उस पर भी आपने कैची चलाई। समाजवादी पेंशन पे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके बस की नहीं, उसका नामकरण बदल के इन्होंने दूसरी योजना अपने नाम से शुरू की। बढ़ा उसी दिया योजना उसको, का 1000 कर दिया, 500 है। नहीं, मैं तो आ रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं ना कि बहुत अच्छा बजट है। अब बजट की 3 मुख्य बातें बस मुझे बता दीजिएगा। क्या इस बजट में आप शराब पे 50 रुपए शेष बढ़ा करके दूध पे 10 रुपए घटाने जा रहे हैं? क्या बात। क्या आप शराब पे 50 रुपए बढ़ा करके, बियर की बोतलों पे 50 रुपए बढ़ा करके, नशे के पदार्थों पे 50 रुपए बढ़ा करके आप डीजल पेट्रोल पे 10 रुपए से 15 रुपए घटाने जा रहे हैं? अगर ये है तो ये बजट बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, क्या आप विश्वविद्यालय में जो मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, क्या इस बजट में फीस कटौती की प्रावधान को लाया गया है? क्या इस बजट के अनुसार विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब तबके के बच्चों के लिए विशेष रूप से फीस कम करने का प्रावधान किया गया है? तब यह बजट स्वागत योग्य, अन्यथा यह बजट कूड़े में डालने जैसा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कूड़े में डालने हैं? बिल्कुल डाल दीजिए। कैसी बात और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, हाँ। क्या आपने जो एमओयू साइन करवाए थे 1043 पहले कार्यकाल में और 32 लाख करोड़ का जो दूसरे कार्यकाल में आपका एमओयू साइन हुआ था, क्या उसमें साइन हुए एमओयू में जो उद्योगपति एमओयू कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हैं, उनको पुनः वापस लाने के लिए आप उस दिशा में कोई काम कर रहे हैं? क्या उनको पुनः कन्विंस करने के लिए आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, सब्सिडी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को लेके यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कोई कंपैरेटिव चार्ट बना करके क्या आपने उस पर कोई नई वित्तीय योजना का प्रावधान किया है जिसके अनुसार उद्योग आ सके और लोगों को रोजगार मिल सके? अगर हाँ, आपके बजट का स्वागत है, अगर ना तो भाई कूड़ादान तो मैंने आपको बता ही दिया, कूड़े में फेंक दीजिए उठा करके, क्योंकि जुमलों से सरकार नहीं चलती। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे बजट की स्थिति वही है जैसे 22-23 में योगी जी ने यूपी पुलिस के जवानों के लिए घोषणा की, हम बाइक भत्ता देंगे, उसकी आड़ में साइकिल भत्ता भी कई जिलों में बंद कर दिया। भाई नहीं, मेरी बात आने दीजिएगा। कई जिलों में बहुत लंबी आ गई। नहीं, अरे आपको मुख्यमंत्री की कही बातों का गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन जिस राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा प्रावधानित घोषणाओं की ही खिल्लियां उड़ रही हैं, आपने 22-23 की मुख्य पुलिस स्मृति दिवस पे घोषणा की थी, हम साइकिल भत्ता बंद करके बाइक भत्ता देंगे। क्या वो भत्ता लागू हो गया? अगर हाँ, बजट का स्वागत है, अगर ना तो ये जुमला है। उसके अलावा आपने सिम भत्ते की घोषणा की थी, उसी परिप्रेक्ष्य में क्या आपने वो सिम भत्ता हर 75 जिले में देना शुरू किया? अगर हाँ, बिल्कुल स्वागत है, अगर ना तो ये फेल है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपके ऊपर, हमारे लिए, सबके लिए है। एक योजना लाए थे ये किसी बजट में, नंद बाबा दुग्ध योजना। मैं चाहूंगा कि आज जरा उस पर भी बात हो, क्योंकि गोवंशों को जिस तरह कुत्ते नोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बजट अगर गोवंशों के हित में है, गोवंशों के संरक्षीकरण पे है, दुग्ध उत्पादन को लेकर के है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। अन्यथा दूसरे राउंड में मैं किसान, जवान सबकी बात करूंगा। फिलहाल ये इतने का जवाब दे दे, मुझे लगेगा कि मैं बजट से संतुष्ट। बड़ी सुंदर बातें आपने भी की। फिलहाल यहाँ पर चलूंगा प्रवक्ता हमारी पार्टी शेर मोहम्मद तकी, बोल लीजिए भाई, बहुत देर सुन रहे हैं आप, नाराज तो नहीं है आप दिवाकर जी की बातों से? बढ़िया बजट आया है, इतिहास बना रही है सरकार ने, इतिहास। देखिए, जब से बीजेपी सरकार से में आई है जी, पिछले 6 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ, 8 साल बजट जो है वो 8वां बजट है। 8 साल हो गए भाई, 8वां बजट है।
8वां बजट है, जैसे बीजेपी सुधार कर हर साल जो बजट होता है वो ऐतिहासिक बजट होता है। अच्छा 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 और बीजेपी को इतिहास बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि बीजेपी भी इतिहास बन जाएगी। अच्छा, इतिहास बन जाएगी। जिस तरह से बजट पेश किया जा रहा है और जिस तरह से बजट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें कहीं तालमेल नहीं है। 7,36,000 करोड़ का बजट पेश किया है, लेकिन ये पिछले कई सालों से बजट ला रहे हैं, उसका ये 60% 50% भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। और पैसे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये 2017 में जब आए थे तो ये 3,84,000 करोड़ का बजट लेके आए थे, ठीक, जिसमें 3,21,000 करोड़ खत्म खर्च कर पाए, 63,000 खर्च नहीं हो पाए जी। और 2019 में ये 5,12,000 करोड़ बजट लाए थे, जिसमें से 3,78,000 खर्च कर पाए, यानी 50% बजट खर्च नहीं कर पाए जी। तो अगर 7,36,000 का बजट लेके आए हैं, उसमें 50% खर्च नहीं कर पाएंगे तो ये बजट 2017 का बजट कितना हो गया जी। तो यानी कि बजट तो 7-8 साल पीछे चला गया। ठीक। और जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, तो उसके लिए ग्रोथ चाहिए, वो चाहिए बहुत बड़ी ग्रोथ चाहिए, 34% ग्रोथ चाहिए। अच्छा, 34% ग्रोथ चाहिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, जो अभी सिर्फ जो है 6-7% है। तो कैसे ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे? अपनी ही बात तो खुद काट रहे हैं, उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने मेट्रो ट्रेन लाने की बात की, मेट्रो ट्रेन लाएंगे, आगरा में लाएंगे, वाराणसी में लाएंगे, हमें खुशी, अच्छी बात है, कानपुर में भी आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो लखनऊ के लोगों ने क्या बीजेपी को नुकसान किया? लखनऊ के लोगों ने बीजेपी को भर भर के वोट दिया है। 2 एमपी लखनऊ से बीजेपी के हैं, सभासद लखनऊ से बीजेपी के हैं, बहुत सारे एमएलए हैं। इन्होंने क्यों लखनऊ के लोगों से मेट्रो छीन ली? अच्छा, क्यों पूरा प्रोजेक्ट नहीं किया? क्या इन्होंने लखनऊ की किस बात का बदला लिया? ठीक। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो उन्होंने की, इसमें इतने सारे एमयू साइन हुए थे, उसके बाद कितने रोजगार उत्पन्न हुए? चल, ये खुद कह रहे हैं कि रोजगार बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, और रोजगार का डेटा इन्होंने पेश किया, गलत पेश किया है, जबकि उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। ठीक है। तो वो रोजगार कहां से आएगा? तो आप कह रहे हैं बजट, आप कह रहे हैं बजट यहाँ पर निराशा वाला, ये कहना चाहते हैं क्या आप? नहीं, आप खुद देखिए ना, इन्होंने कहा है अभी इसी बजट में उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देंगे शहरों को, और गांव में 18 घंटे 19 घंटे बिजली देंगे। जब उनकी सरकार आई थी उन्होंने कहा था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही उत्तर प्रदेश में। ठीक। और किस शहर में उत्तर प्रदेश की 24 घंटे लगातार बिजली आ रही, बता दें मुझे आप। ठीक है। क्या बिजली का हाल है आप भी जानते हैं, भी जानते हैं। चलिए, ठीक है तकी भाई, आपकी बात इतना बजट आने के बाद भी सड़कों में गड्ढे क्यों हैं? चलिए, ठीक है। गड्ढों में सड़क नहीं है। चले, हो गया, नहीं आ रही, कहाँ बिजली के तकी भाई हो गया, कहाँ से बिजली पैदा आपका सेगमेंट आ गया, आपकी बात आ गई। ठीक है, मैं अंकुर भाई और दूसरी बात, हो एक गया। बात और बताना चाहता हूँ, जल्दी बोलिए। हाँ, एक बात बताना, पंजाब में जो मेयर के इलेक्शन में इन्होंने बेईमानी करी बीजेपी ने खुल के, अच्छा। आज सीजीआई ने हड़काया है। अच्छा, हड़का लिया है। रिपोर्ट मांगी है। अच्छा, कैसे निर्वाचन जो अधिकारी को कैसे कह सकता है कि वो चलिए, दिल्ली भी चले जाइए। चलिए, ठीक है। सिसोदिया जी की भी बात कर लीजिए। तो फिर से चुनाव करने के लिए कहा गया है। सिसोदिया जी बीजेपी की का बात चेहरा साफ आया है। चलिए, तकी भाई हो गया। विरोधी चेहरा तकी बीजेपी भाई हो का गया। स्कूल के सामने चंडीगढ़ तकी भाई हो चुनाव गया, आया है। तकी भाई हो गया। ठीक मेरे चुनाव में हो गया। अंकुर जी बोलेंगे। अंकुर भाई, मैं दिलीप भाई की बात लेता हूँ। बजट आ गया है प्रदेश का, बड़ा बजट है, इतिहास वाला बजट है, बड़ा बजट, और ये जनता के लिए एक सौगातों वाला बजट। आरएलडी की क्या राय है, अंकुर भाई की क्या राय है, कि जनता आप भी हैं? बजट प्रस्तुत करने से पहले जो माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम की खूब आराधना की। अच्छा। उस आराधना करने का उद्देश्य था कि हे प्रभु, अब हमें सिर्फ आप ही की आशा बची हुई है, आम जनमानस को हम कुछ दे नहीं रहे हैं, आपके नाम पर एक जुमला सुनने जा रहे हैं, तो हो सके मुझे माफ करिएगा। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से वो क्षमा याचना करके इस बजट को प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जो बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये जुमलों का बजट है, और इस बजट से आम जनमानस की कोई भी प्रत्याशा पूर्ण होने वाली नहीं है। अच्छा। अगर आप इस बजट का अध्ययन करते हैं तो आप एक बार बताइए जी, अगर बजट में युवाओं को क्या दिया गया है? वो युवा जो धरना स्थल पर नौकरी का रिजल्ट आने के बावजूद निरंतर धरने पर बैठा है केवल ज्वाइनिंग के लिए। आपने उन युवाओं का क्या किया? आप अगर महिलाओं की बात करते हैं तो क्राइम कंट्रोल के मामले में आपने देखा होगा क्राइम के रेशियो कितना बढ़ रहा है। अभी हाल ही में कल ही परसों में हमारे यहाँ की एक सिविल जज ने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ है, उसके पिताजी का एलिगेशन है कि उसका मर्डर हुआ है। आप देखिए, जब न्यायपालिका ही हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं रह गई है तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। अच्छा। इससे पूर्व एक नायब तहसीलदार है बस्ती की,
उन बस्ती की जो नायब तहसीलदार है उनने दूसरे नायब तहसीलदार के ऊपर भी आरोप लगाया था कि उनने घर में घुस के उनके साथ अभद्रता की है और बहुत गलत व्यवहार किया है। वो प्रकरण भी दबा दिया गया है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करेंगे तो आपको ये भी देखना होगा कि अभी उन्नाव में परसों मलियाबाद में तियारा मर्डर कांड हुआ है। अगर आप ये बात करते हैं कि शासन प्रशासन से हटके आप बजट के ही मुद्दे पर रखते हैं तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, महिलाएं हैं, महिलाएं भी 10-90 चौराहे पर उनने धरना प्रदर्शन दिया, उनमें जॉब करती थी, उनको आपने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। तो कहीं ना कहीं बजट तो शोषण का माध्यम बनता चला जा रहा है आज की डेट में। बिल्कुल, अगर आपको देखना है कि इस बजट में क्या दिया गया है तो आप देखिए, गन्ना किसान जो हमारे यहाँ के गन्ना किसान रहे हैं उनको कहीं ना कहीं 20 पैसे पर कुंटल के हिसाब से, उनके पर किलोग्राम के हिसाब से 20 पैसे पर किलो के हिसाब से उनके गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई। और कहीं ना कहीं पर यूरिया को 5 किलो और घटा के जो करीब 50 से 45 किया गया और वर्तमान समय में 40 किलो की यूरिया उतने ही रेट में दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बजट नहीं है, ये बजट तो एक बंदर का कह लीजिए एक तमाशा है, जिस तमाशे को एक परिपाटी के पालन में भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से करती चली आ रही है। और आम जनमानस के बीच में बड़ी तेजी से डमरू बजा बजाकर ये कहती है कि देखिए मैंने लोक लुभावन वादों के साथ एक नया बजट प्रस्तुत किया जो नए कलेबर में पुरानी शराब की तरीके का है। ठीक है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दिलीप भाई के पास। दिलीप भाई, आप बताएंगे कि बजट में क्या कमी रह गई और क्या बेहतर है? जी दिलीप भाई। जी दिलीप भाई बोलिए। हर बार आता है कि जो बजट एलोकेट किया गया था पिछली बार उसको खर्च नहीं किया गया। जी, अगर खर्च नहीं किया गया तो ये तो अच्छी बात है। खर्च नहीं किया गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये आपका पॉलिटिकल बेस बनेगा। लेकिन अगर खर्च नहीं हुआ है तो जनता के ऊपर बोझा कम पड़ा है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो पिछली बार एस्टिमेट किया गया था उतना नहीं हुआ होगा। ये तो विपक्ष की नजर से बात हो गई। सरकार की नजर से बात भी, सरकार के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता से आपने शुरुआत करी थी, उन्होंने बड़ा कसीदे पढ़ी बजट की कि ऐतिहासिक बजट है, ये बजट है, वो बजट है। जरा मेरा सवाल उनसे पूछिएगा मेरे स्टेटमेंट के बाद, इसमें ऐतिहासिक क्या है? जी, बजट लाना सरकार का काम है, ये उसकी ड्यूटी है, इसमें ऐतिहासिक क्या है? सबसे बड़ा बजट है। 7 लाख करोड़ का बजट आप ले आए तो उसमें ऐतिहासिक शब्द कहां से आ जाएगा? अच्छा। और अगर आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हर चीज में होता है, समय के साथ हर चीज के दाम बढ़ते हैं तो वो एस्टिमेशन अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर आपने पिछले साल 6,90,000 करोड़ का बजट दिया था, इस बार आपने 7,36,471 करोड़ का बजट दे दिया, यानी कि लगभग 50,000 करोड़ का बजट आपने बढ़ा दिया, तो इसमें गलत, मतलब इसमें ऐतिहासिक क्या हो गया? सवाल ये जरूर खड़ा होगा कि जो 50,000 करोड़ का बजट आपने बढ़ाया है उसकी रिकवरी आप कहां से करेंगे? और रिकवरी में जो पिछले साल आपने एमओयू किए थे जिसमें आपने कहा था कि इतने हजार इतने लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आ गया, तो वो इन्वेस्टमेंट को आपने कहां एडजस्ट किया है? क्योंकि अगर इतना इन्वेस्टमेंट आया एडिशनल तो उसका बोझा जनता पे कहीं ना कहीं कम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा किसी चीज में महंगाई घटती तो नजर नहीं आ रही है। महंगाई कंट्रोल करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरीके से नहीं होता है। कुछ चीजें हैं स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन उन कुछ चीजों में भी जनता को कोई रियायत नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, एक बजट में, इस बार के बजट में सबसे अच्छी चीज क्या है, ये कितना सत्य है, देखिए कागजों का खेल अलग होता है और वास्तविकता अलग होती है। अच्छा। जो फिस्कल डेफिसिट इस बार गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है इस प्रेजेंट बजट में, वो 15,103 करोड़ रुपए का है, जबकि पिछले साल का जो फिस्कल डेफिसिट था वो लगभग 85,000 करोड़ का था, 84,000 समथिंग का था। तो फिस्कल डेफिसिट अगर आप 50,000 करोड़ घटा लाए तो ये बड़ी बात है। लेकिन ये कैसे घटा लाए, इसका मतलब आपने वो पैसा कहां से वसूला, इसका बाइफरकेशन अगर आप जनता को दे देंगे तो ये आपकी सरकार के लिए भी अच्छा होगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि हम उस बजट को पूरी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। कुल मिलाकर के हेड्स वही रहते हैं, चाहे वो इनकम के हों और चाहे वो एक्सपेंडिचर्स के हों। अच्छा। उनको बढ़ाया और घटाया जाता है, फंड का एलोकेशन इधर से उठा करके उधर कर दिया जाता है, किसी चीज में प्रोजेक्ट ज्यादा कर दिया जाता है। क्योंकि अब इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है तो जो बजट आया है वो चुनाव के मद्देनजर जरूर आया है। आश्रित महिलाओं का पेंशन डबल कर दी गई है, गरीब कल्याण योजनाओं पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया गया है,
लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, इसका कोई स्पेसिफिक रूपरेखा तो नहीं है, इस बजट के अंदर दिखाई दे रही है। आपने 5,32,655 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन किया है कि आप इसको रेवेन्यू हेड में लेकर के जाएंगे, और 2,03,00,000 समथिंग का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया है पूरे 736 के टोटल बजट में। तो ये 5,32 का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कितना रेवेन्यू लेकर के आएगा? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मान लीजिए ये सरकार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, इसकी रिकवरी धीरे धीरे होगी, उसको आप रिकवरी से बराबर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर आप करते हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर से रिकरिंग इनकम भी आती है, तो वो रिकरिंग इनकम कितनी आएगी, ये एस्टिमेशन अगर अच्छा हो जाएगा तो जनता पे बोझा कम पड़ना चाहिए। बट जनता के हेड पे बोझा कम पड़ना किसी भी बजट में दिखाई देता नहीं है। जिस दिन जनता के ऊपर बोझा कम हो जाएगा उस दिन मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, ये ऐतिहासिक बजट है, वरना ये रेगुलरली सरकार का काम है। सरकार ने बजट को घटाया बढ़ाया, फंड का एलोकेशन इधर से उठा के उधर कर दिया, और ये एक रेगुलर अफेयर। दिलीप भाई, मेरा सवाल गौरव भाई, इस बार तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज्म उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अयोध्या में देखिए कितना फुटफॉल हो रहा है, उस फुटफॉल से सरकार का भी तो खजाना भरेगा ना, किसी न किसी माध्यम से। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जब बिजनेस चलेगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो सरकार के खाते में टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर पाएंगे। जी मेरा सवाल आपसे है, अगर मैं विभागों की बात करें या महकमों की बात करें या उन व्यवस्थाओं की बात करें जिनको लेकर बजट आवंटित किया जाता है, तो आपके मुताबिक किन किन को कितना क्या यहाँ पर हुआ है, और किस महकमे की या किस व्यवस्था की यहाँ पर थोड़ी अनदेखी भी हुई है? दिलीप जी, मुझसे कह रहे हैं? जी आपसे। जी अगर बजट आपने, गौरव भाई एक बार सवाल दोहरा दीजिए अपना प्लीज। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आपके मुताबिक जो बजट यहाँ पर लाया गया है, उसमें क्या किस सब विभागों को यहाँ पर बराबर यहाँ पर तवज्जो दी गई है, या यहाँ पर किसी के साथ अनदेखी भी हुई है, अगर देखा जाए तो? जी नहीं, बराबर की तवज्जो तो कभी एक साथ दी नहीं जा सकती है। कभी जैसे ये जो वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है, तो डेफिनेटली चाहे सेंट्रल का जो इंटरिम बजट था, चाहे उसका पोर्शन उठा करके देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बजट हो, या अभी इसके अलावा अगर किसी और भी स्टेट में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, आप देखिएगा कि बजट का ओरिएंटेशन वोट केंद्रित जरूर होगा। मतलब वोट केंद्रित का मतलब जिसको हम सो कॉल्ड सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, उस सोशल वेलफेयर के हेड पे खर्चा ज्यादा होगा, और ये दिखाने की कोशिश करी जाएगी, और होता भी है, मतलब कोशिश ही नहीं होती है, और ये हर सरकार करती है। कोशिश ये रहती है कि इलेक्शन के टाइम पर जो एलोकेशंस हो वो वेलफेयर स्कीम्स में ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उसी बहाने ज्यादा से ज्यादा वोट का कलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में जाए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, इसका चर्चा दोबारा शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखें हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ।
प्राइम डिबेट फिर से स्वागत है और इस चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर, कांग्रेस से विनोद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चर्चा को हम फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से आप दिल्ली जसवर्धन ने तमाम बातें बताई थी कि एलोकेशन यहाँ पर होता रहता है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बजट यहाँ बढ़ाया गया है लगभग 50,000 करोड़ का, वो बजट का यहाँ पर राजस्व कैसे निकालेंगे, कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यवस्था को बढ़ाना अलग बात है, पर उसके लिए कहाँ से लाया जाएगा। जो 50,000 करोड़ यहाँ पर कही गई है, जो बढ़ाया गया है पिछले बजट के मुताबिक, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा जरूरी है। और हमारे साथ फिर मेहमान जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से दिव्य हर्षवर्धन ने बात की, दिवाकर सिंह ने बात की, विवेक पांडे ने बात की, सैयद मोहम्मद तकी ने बात की, अंकुश सक्सेना ने बात की, वो बताते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जरूर इस बजट को लेकर ऐतिहासिकता बता रही है, पर कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर यहाँ पर निराशा बता रही है विपक्ष। विपक्ष का कहना है यहाँ पर केवल और केवल झांसा दिया गया है, जुमला दिया गया है, बल्कि यहाँ पर बजट का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि विपक्ष का यहाँ कहना है कि केवल और केवल यहाँ पर जनता को लुभाने का प्रयास किया गया है। 24 चुनाव सामने हैं और अगर देखा जाए तो धरातल पर जनता को यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये कहना है विपक्ष का। क्योंकि यहाँ विपक्ष ये भी कह रहा है कि यहाँ पर जिनको माउस पकड़ना नहीं आता है वो बजट क्या बनाएंगे, और यहाँ तक कह रहा है कि पिछले बजट का पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े बड़े बजट को लाने से फायदा क्या है। और जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले केंद्र सरकार का बजट अनुपूरक बजट रहा और यहाँ पर अब योगी सरकार का पूर्ण बजट सामने आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से बजट को लेकर भी सबने अपनी अपनी बात कही, उसके बीच में भी कुछ यहाँ पर बिंदु आते हैं कि बिंदु वहाँ पर यह है कि जो युवा हैं उसको लेकर भी तमाम उम्मीदें यहाँ पर थीं। युवाओं को कितना मिला है ये भी चर्चा जरूरी है, और खास तौर पर अब हम यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस की बात लेते हैं, फिर मैं दिवाकर सिंह के पास जाऊँगा। विनोद भाई स्वागत। जी देखिए, हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी का एक छलावा, एक दिखावा, सच्चाई से कोसों दूर। अच्छा, छलावा दिखावा है। अच्छा, अनुपालन में कोई उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी इन पर नहीं बनती है। हाँ। ये बात सही है, बजट अलोकेट तो कर देंगे लेकिन बजट पूरा खर्च ही नहीं कर पाते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ से बद से बदतर हालात हो गए हैं हमारे शिक्षित युवा। अच्छा, बद से बदतर हालात हो गए हैं शिक्षित युवा। दिवाकर सिंह बोल रहे हैं रामराज लगातार दुर्भाग्यपूर्ण है, इनकी सरकार में आत्महत्या करने के लिए विवश है। अब आप ये कहेंगे आंकड़े, हाँ। तो आंकड़ों की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से करती है, हाँ। इनकी राजनीति को जो उपयुक्त लगते हैं, इनके एजेंडे को जो सूट करते हैं, वही आंकड़ा बाहर आने देती है। अच्छा। ये मिथ्या प्रचार महिमा मंडन वाली सरकार, आर्थिक समझ से कोसों दूर सरकार। अब मैं कितना बताऊं, चाहे दिल्ली की इनकी सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो, और आर्थिक मामले पे नीतिगत तो इनके जो भी थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र को समझते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी से लेके जो भी अर्थशास्त्र को समझता है, इनकी सरकार पर, इनकी नासमझी पर, इनकी आर्थिक नीयत पर किस प्रकार से बारंबार इन पर आरोप प्रतिबद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेके पूरी इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स हिम्मत नहीं कर पाता है कि आंकड़ों के साथ लबबाजी, जुमलेबाजी, मिथ्या भाषण के अलावा कोई बात प्रामाणिक तौर से सिद्ध करे। अच्छा, अभी ये कुछ भी कह दें, उत्तर प्रदेश में इतनी लाखों में हमारे जो युवा साथी हैं, स्किल्ड साथी हैं, शिक्षित साथी हैं या कम शिक्षित साथी हैं, लेकिन कोई इनके पास व्यवस्था नहीं है, कोई इनके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई, सबसे बात है इनकी सोच की खोट का। तो आप ये केवल किसी प्रकार से ये नहीं समझते हैं, ये केवल, मैंने कहा, बार बार छलावा करते हैं। अच्छा। और ये केवल दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। अच्छा, वाकई तौर पर, मतलब आप कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ पर 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। अरे ये लगातार सबमिट करके ट्रिलियन बना लें, इतनी कंपनी को ला दें, सबको रोजगार कर दें, कुछ भी बोल दें। अच्छा। भाई इनको बोलना है, हाँ। और इनको वही दिखाना, वही चलवाना है। अच्छा। अब लगातार ये IMF की चेतावनी, अगर बात आगे बढ़ाइए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रेड फ्लैग हो रहे हैं, हाँ। इनके पर कहीं कोई जवाब नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये केवल झोंक देना चाहते हैं झूठ और मिथ्या प्रचार के अपनी राजनीति में, क्योंकि उनको यही आता है, इनको वही लगता है। उन्मादी राजनीति के ये वाहक लोग हैं। अच्छा। तो इसमें ये सब केवल रस्मदायगी के लिए करते रहते हैं। इससे कोई दिवा स्वप्न है, इससे कुछ अला भला होने वाला नहीं। ये चूंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही प्रमाण के साथ दर्शाता है। विनोद भाई, यहाँ पर आपने कहा कि कुछ मिलता नहीं है, तो केंद्र में भी दूसरी बार सरकार आ गई थी,
उत्तर प्रदेश में 37 साल पुराने मठक को तोड़ के आ गई। तो जब जनता कुछ मिलता नहीं है तो जनता है ना बार बार बहुमत क्यों दे रही भाई? नहीं, ये बात आपकी सही, लेकिन दोनों बातें पृथक पृथक हैं। देखिए अच्छा, कुछ मिलना होता है, पृथक कैसे होता रही? हाँ। झूठ कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, 10 साल, अब ये उसकी अपनी स्वाभाविक समय सीमा है, क्या करेंगे। अच्छा, लेकिन ये झूठ बड़े सजा इनका झूठ 10 साल चल गया और आपकी सच्चाई चल नहीं पा रही है। नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी यात्रा कर रहा है, वो कोई देख नहीं रहा है। देखिए झूठ कहते ना, कहावत है झूठ 100 दिन। अच्छा, और सच्चाई तो हमेशा के लिए है। अच्छा, तो अभी ये लग रहा है, लेकिन वो लोग, वो कोई भी आपके दर्शकों को मैं सोचता हूं अपने परिवार से, अच्छा, अपने साथियों से, सहपाठियों से, अगल बगल देख के, निकट संबंधियों से पूछें। अच्छा, बद से बदतर हालात 2014 के बाद, अभी बात शायद दूसरी दिशा में चली जाएगी, लेकिन महंगाई से लेके आप देख लीजिए, क्रय शक्ति से लेके देख लीजिए, और बजट को जिम्मेदारी से, ईमानदारी से गरीबों के लिए, उपेक्षित के लिए, नवयुवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, इनकी नीयत पे खर्च करने की बात कह दीजिए। तो ये सब जग जाहिर है, इसमें कोई राजनीति और राजनीतिक होना या अर्थशास्त्री होना आवश्यक नहीं है। ये तो हर चौराहे का, हर मोहल्ले का, हर घर का एक ना एक व्यक्ति, मैं तो कहता हूं सर्वाधिक संख्या में लोग पीड़ित हैं। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नासमझी का शिकार हो रहे हैं, घोर शिकार हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दिवाकर जी, भाई आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, यहाँ पर तो 5 लोगों ने यहाँ पर अलग राजनीति, दिलीप भाई यहाँ पर यही बोले हैं कि यहाँ पर बजट लाना बड़ी बात नहीं, पर यहाँ पर कैसे जुटाएंगे वो भी बड़ी बात है, और सबने यहाँ पर नकार दिया, बोल रहे हैं जुमला बोल रहे हैं। मैं अपने राजनीतिक बड़े भाई विश्लेषक जी को बातों का जवाब देना चाहता हूँ। बोल लीजिए, बोल लीजिए, मुझे लग रहा था उनको जवाब देंगे पहले आप। ऐतिहासिक बजट, उत्तरोत्तर वृद्ध है और जनता सुखी है। अच्छा, कहीं कोई तनाव नहीं है जनता में, न कहीं कोई आक्रोश जनता में है। अच्छा, और निरंतर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं और प्रदेशों में भी प्रगति के पथ पर है। क्या बात। और भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा कि किस विभाग को कितना दिया, तो हर विभाग को इन्होंने संतुलित किया है। अच्छा, मैं कुछ बोल दूं आपको। प्राथमिक शिक्षा 76,035 करोड़, ऊर्जा 57,000 करोड़ जी, पुलिस विभाग 39,516 करोड़, लोक निर्माण 34,558 करोड़ जी, स्वास्थ्य परिवार 27,086 करोड़ जी, नगर विकास 25,698 करोड़ जी, ग्रामीण विकास 25,409 करोड़ जी, नमाम गंगे जल आपूर्ति जिससे बीमारियां दूर हो गई जल से, अच्छा, उसके लिए 25,110 करोड़, पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़, भारी भरकम उद्योग के लिए, भारी मध्यम उद्योग के 21,054 करोड़। आप बताएं, गंगे पे तो आप सुने, विनोद जी आप काम कर रहे हैं, विनोद जी जरा सा सुने। भ्रष्टाचार का आपने अड्डा बना दिया है, लीजिए, नमामि गंगे के नाम पे कैसी बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार लगी थी, इस पे कोई जिम्मेदारी आप नहीं तय कर पाए। किस प्रकार की उसमें बंदरबांट कमीशन खोरी आपकी सरकार ने की है, आपके घनिष्ठ लोगों ने की है, आपके आरएसएस के लोगों ने की है। तो क्या जगजाहिर आप कैसी बात करते हैं? कम से कम आप सीनियर आदमी होके, वरिष्ठ आदमी होके कुछ लीगल टेक्निकलिटी पे बात किया करिए। अच्छा, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई और अनिच्छा जाहिर की है, और भारतीय जनता पार्टी को उसके पास कोई सुध नहीं है कोई जवाब देने का, ये बस झोंक देते हैं कि क्या हुआ नमामि गंगे से। अच्छा बताइए, आप 2014 से सरकार में नमामि गंगे से कौन सी नदी आपने साफ कर दी? कितना जितना आपने वायदा किया था वो पूरा कर दिया? आप 10-20% भी नहीं पूरा कर पाए। चुप हो गए? बोलिए, हो गई बात पूरी? बोलिए, दिवाकर जी बोलिए। पहले तो आपने कहा कि सीनियर हैं ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो जब आपका समय आता तो क्रम से आपको अपनी बात करनी चाहिए। ये होती है सभ्यता और ये होती है सीनियरिटी। इसका उदाहरण मैं स्वयं पेश कर रहा हूँ। आप अपनी पूरी बात रखे हैं, कहीं कोई व्यवधान नहीं किया, और मैं जवाब अभी दिलीप भाई का दे रहा हूँ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तो पार्टी से लगे हुए हैं, आपको सरकार का विरोध करना तो करेंगे, कुछ है नहीं आपके पास विरोध करने का। दिलीप जी, सारी बातें सारे विभाग को सामान्य रूप से लिया गया है, और यह बजट ऐतिहासिक है, और जनता खुश है, और जनता जिस हिसाब से खुश रहेगी। अच्छा, अंत्योदय हमारी अंत्योदय हमारी शुरुआती विकल्प है। अंत्योदय हमारी झोपड़ी में बल्ब जब जलेगा और महलों में भी जलेगा, सब समान रूप से सबको बिजली मिल रही है। 20 घंटे आप कह रहे हैं, 20 घंटे लखनऊ सारे महानगरों में बिजली मिल रही है, 18 घंटे सारे गाँव में मिल रही है, कहीं 6 घंटे 4 घंटे, कहीं कोई VIP जिला नहीं है बिजली के मामले में। और भारत सरकार ने जो हुआ है परसीमन के हिसाब से जो उन्होंने वेरिफिकेशन किया, उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया कि बिजली में बहुत उत्तरोत्तर सुधार हुआ। समय आएगा तो बोलिएगा। समय बोलिए। और दूसरी बात हमने अंकुर सक्सेना जी से कहा है। अच्छा, इनको कहना है कि प्रोग्राम को समर्पित
तो हमारी तो धारणा है, लीजिए सनातनी है, अंग्रेजी जवाब ले लीजिए, सनातनी है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जय विध हो नाथ हित मोरा जी, करा सो बेग दास में तोरा। अच्छा, तो हम प्रभु राम के प्रति हमारी आस्था है, हम सनातनी हैं। बोले माफी मांग रहे थे। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, सनातनी और प्रभु राम के चरणों में बजट प्रेषित है और आपके पास कुछ है नहीं। अच्छा, लगा नहीं बोला थे बेवकूफ बनाने के लिए माफी मांग रहे थे वो। माफी नहीं मांग रहे थे, हम उनसे कह रहे थे प्रभु हमारे सारे कार्यक्रम को सफल करिए। अच्छा, जैसे पूजा करते हैं गणेश जी को कहा जाता है, आप भी सनातनी हैं तो गणेश जी को पूजा के सारे विघ्न हरण करके हमारे यज्ञ को पूर्ण करिए। अच्छा, तकी भाई सुन लीजिए, तकी भाई आपके पास कुछ तो है नहीं। अच्छा, आप पंजाब चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, और सरकार है दिल्ली में भाई, बस यही दो जगह पंजाब में सरकार है भाई, यूपी में कुछ नहीं है। सपा के पीछे एक बार आपने कह दिया मैं पर्चा बांटूंगा तो उतना तक रखिए। बजट की समझ आपको अभी उत्तर प्रदेश की नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बजट की क्या व्यवस्था है इसको सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आप फटकार लगाई है, सुन लीजिए, छोड़िए, घटनाएं होती रहती हैं, सुनिए, घटनाएं होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाना सरकार की है, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, इस सरकार में कभी कभार कोई भ्रष्टाचारी आ जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लीजिए, सुन लीजिए, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी मैं विवेक पांडे जी से कहना चाहूंगा, सुनिए, आप सुनिए, विवेक पांडे जी से कहना चाहूंगा, आपको विवेक पांडे में हर बात का जवाब मिल जाएगा। पहले तो मैं विवेक पांडे जी को आज तारीफ कर रहा कि अपनी भाषा को संयमित अभिव्यक्ति, क्या बात है, बगल में बैठे थे, जिस कारण बैठे हों, कभी अभी तक इनकी बातों में बदतमीज शब्द नहीं आया। नहीं तो इनकी शुरुआत वहीं से होती थी। जी, मैंने बदतमीज नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा जी। और इस तरह के चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ मानसिक। ना विनोद भाई को बाद में बोलेंगे, जैसे समय बता रहा, विनोद भाई और विवेक भाई दोनों लोगों को बात का एक में जवाब आ जाएगा। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, आप लोग बहुत दूर हैं बजट के, नचवा देते हैं। नहीं सुनिए, तो मुझे काउंटर आप बता रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, आपकी योजनाएं जो थी, आपने पेंशन लाया था, बोले बेरोजगार पेंशन 1 साल देकर के बाकी बंद कर दिया, लड़के जो लाइन लगा के मार खाए। अच्छा, क्या आप बात करेंगे अपनी योजनाओं के बारे में? लीजिए, जहाँ तक सोलर की बात की है, सोलर एनर्जी की बात की है, चले बाई फ्यूल एनर्जी तक हम ला रहे हैं। सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, सोलर एनर्जी से हम सारे पंप चला रहे हैं, किसानों के लिए सोलर एनर्जी दे रहे हैं, सब्सिडी पे दे रहे हैं, कृषि यंत्र दे रहे हैं, और जितने भी ई रिक्शा को जितना सब्सिडी दे करके स्वरोजगार की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप क्या बात करेंगे? आपकी कथनी करने में बहुत अंतर था। आप सुन लीजिए, आपकी कथनी करने में, प्रवक्ता सपा महोदय, कथनी करने में आपके सरकार के बहुत अंतर है, सुन लीजिए। और दूसरी बात, आपके यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण होता था। अच्छा, एक परिवार में सत्ता रहती थी। आप अपने इतिहास को उठा के देख गलिए, 7 भाइयों में विभाग बटे हुए थे। आप क्या बोलेंगे? 7 जगह भी परिवार में विभाग बटे हुए थे, आप उसमें नहीं आते हैं, नहीं कहीं आपको जगह मिली। रह गई बात ये कि यह सरकार, आज हमारा मुख्यमंत्री महाराज जी हैं जो बता रहे हैं, और हमारे पूज्य महाराज प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत कहता है, यशस्वी जिनको यशस्वी शब्द लगा है, पूरा देश कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है कि प्रधानमंत्री भारत के हैं, सबको निगाह रहती है, भारत को अहमियत देते हैं, पूरा विश्व अहमियत देता है किसी घटना पे। ऐसे प्रधानमंत्री को आप जुमलेबाज कहते हैं, ये आपकी भाषा में है, आपकी छोटी मानसिकता में है। और सुन लिए विनोद जी, यह बजट जो आया है जमीन पे उतरने वाला बजट है। चलिए, यह बजट जमीन पे काम करता है। आपके जैसे हवा नहीं बिकता है, कोयला नहीं बिकता है, पानी नहीं बिकता है, यह जमीन पे काम होता है। और यह सरकार का सारा बजट जमीन पे काम हो रहा है, पारदर्शिता के साथ हो रहा है। जल जीवन मिशन सबसे बड़ा मिशन है, जल जीवन मिशन सबसे बड़ा मिशन है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, स्वच्छ पानी है और हम दे रहे हैं। अरे ये इनका उसी प्रकार का बजट है, उसी प्रकार की योजना है, जैसा उमा भारती जी ने कहा था कि मंत्री की, उन्होंने कहा था कि गंगा साफ नहीं हुई तो मैं गंगा में डूब जाऊंगी। अच्छा, ये इसी प्रकार का बजट है, बस आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं। इनकी सर्वमान्य नेता, इनकी फायर ब्रांड नेता कि जब बयान की ये स्थिति है, रामराज की बात करते हैं, जिसने दर्शन दिया, जिसने सीख दी, जिसने अपना जीवन समर्पण कर दिया, कष्ट सहते सहते कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने परिवार का वचन रखने के लिए, अपने परिवार की मर्यादा रखने के लिए, रघुकुल की बात रखने के लिए उन्होंने अपने आप को दुश्वारियों के जंगल में छोड़ दिया और हर उस दुश्वारी शक्तियों से लड़े, और लेकिन उन्होंने अपना चरित्र आगे रखना, प्रामाणिकता के साथ
पूरे विश्व में अपनी ध्वजा बनाई मर्यादा के साथ। ये वचनबद्धता की बात कैसे करेंगे ये? और इनके और राम का नाम लेने वाले लोग केवल ये राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं और उनके केंद्र में जनता है, इनको जनता को अपना दुश्मन समझते हैं। अच्छा, हाँ, जनता से धोखेबाजी करते हैं, जनता के साथ जुमलेबाजी करते हैं, जनता का अपमान करते हैं। इनका राम से कोई संबंध नहीं है, इनका संबंध हमारे हृदय में है। इन्होंने राम नाम को बेचने का काम किया है, राम नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। नहीं तो क्या कारण था आखिर ये बता। आपको मैं चुनौती देता हूं दिवाकर भाई को, ये उमा भारती के उस बयान को किस प्रकार लेते हैं, इनकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की और कैसे उसको ये लेते हैं, ये बताइए। नदियों को जोड़ने का काम सरकार करे, सारे पे काम चल रहा है। बेन के एतवार नदी जुट गई। आप बुंदेलखंड में देखें, पानी जहाँ पानी से लोग मरते थे वहाँ पानी मिल गया। आप बुंदेलखंड की बात करिए और हाईवे बुंदेलखंड में दे दिया गया। गौरव भाई बहुत अच्छा अभी वक्तव्य आया, सब सुन लिया मैंने। बीजेपी पुराण भी हो गई, चालीसा भी हो गई। हाँ, बीजेपी चालीसा ही समझ रही है, चालीसा नहीं है भाई। नहीं, हमारी तो बीजेपी चालीसा ही थी है। अभी बहरहाल अब मुद्दे की बात कर लें। अभी बहुत अच्छा है, इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें बहुत अच्छा दिया है इन्होंने कि रामनगरी अयोध्या को 240 करोड़ रुपए की सौगात दी है। एयरपोर्ट के नाम पे 150 करोड़ रुपए और सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ अलग से। और आपको वो भी याद होगा कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इससे सबसे ज्यादा फायदा भाजपा के उन पदाधिकारियों को हुआ जो कि लाखों की जमीन को चंद सेकंड में करोड़ों का कर ले गए। अच्छा, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये बजट तो आपने अपने भाजपाइयों के लिए बनाया भाई। अच्छा, और क्या, बिल्कुल। आप पुरानी पिछले 1 साल में हुई रजिस्ट्रियों के खाचे निकाल लीजिए, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि ये बजट उसी हिसाब से बनाया गया है कि भाजपाइयों ने जिन्होंने लाखों की जमीनें चंद सेकंड में करोड़ों की कर ली थी, उनको लाभ देने के उद्देश्य से धार्मिक नगरी के नाम पे पैसों का आवंटन और बंटाधार किया जा रहा है। अच्छा, आप इसको कैसे नकार सकते हैं? रजिस्ट्रियों का आप डिटेल निकाल कर रुक जाइए। नहीं, आप मेरी बात आ जाने दीजिएगा। अभी इन्होंने और एक बात बहुत अच्छी कही थी कि सभी का ध्यान रखा गया है। तो मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज और आपको याद दिला दूं, न्यायपालिका में पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ की व्यवस्था प्रावधानित की थी अधिवक्ता चेंबर्स के निर्माण कार्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 2023-24 में 20 करोड़ रुपए अलग से दिए थे और 100 करोड़ रुपए थे सीसीटीवी कैमरा अन्य सुरक्षा के उपकरण। चूंकि मैं न्यायपालिका से आता हूं, आदरणीय दिलीप यशवर्धन भैया बैठे हैं, अगर कहीं एक सीसीटीवी नया लगा हो न्यायपालिका में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से लेके किसी कमीशन फोरम तक में, या कहीं पे चेंबर का अलॉटमेंट हुआ हो, या अधिवक्ताओं के हित में कोई न्यायपालिका को लेकर के कोई नया काम सरकार के द्वारा उस प्रावधानित बजट के अनुसार हुआ हो, तो मैं पूछता हूं वो 100 करोड़ रुपए कहां गए? आप उसी का हिसाब दे दीजिए। अच्छा, हम तो डेली उसी कैंपस में बैठते हैं जहां पे कि दुर्व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूं कि 20 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें अलग से प्रावधानित किया था अवस्थापना सुविधाओं के नाम पे विकास हेतु। मुझे तो लगता है कि वो 20 करोड़ रुपए आज तक कागजों पे है या तो खातों में जा चुके हैं लोगों के। लेकिन वो खाते प्रशासनिक अधिकारियों के या भाजपा के चंदे में होंगे। आज बड़ी जिम्मेदारी से एक वक्तव्य और आया कि आम इंसान को यह जानने का हक नहीं कि राजनीतिक दलों को चंदे कहां से मिलते हैं। ये बजट के पैसे जा तो रहे हैं चंदे के खातों में, तभी तो आप बताना नहीं चाहते ना। हाँ, मैंने इसीलिए कहा था शुरू में कि अगर आप बजट पे बात कर रहे हैं गौरव भाई, तो आपको व्यवस्थाओं के अनुसार बात करनी चाहिए। बजट में जो प्रावधानित बातें हैं, जुमलों से काम नहीं चलेगा। मैंने आपके सामने 4-5 तथ्य रखे। मैंने सिंपल पूछा 100 करोड़ रुपए आपने न्यायपालिका के नाम पे पिछले बजट में आवंटित किया था, वो 100 करोड़ रुपए कहां इस्तेमाल हुए उसी को बता दीजिए भाई। हम तो डेली न्यायपालिका में बैठते हैं ना, कहां पे आपने नई सीसीटीवी लगाई, कहां पे सुरक्षा व्यवस्था? इतनी हत्याएं तो न्यायपालिका में हो चुकी है। अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया होती, आपका जंगल राज कबीले में तब्दील हो चुका है और उरई में पुलिस मार खा रही है सड़क पे भाजपाइयों के हाथ से क्योंकि चालान कर देती है, और मेरठ में बताइए आज जली लाश लड़की की मिलती है, अगले चौराहे की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है केवल जुमलों से अगर शासन और प्रशासन चलता, बजट आपने बनाया बिल्कुल स्वीकार करता हूं मैं, लेकिन धर्मनगरी के नाम पे केवल भाजपाई जो जमीन की खरीद फरोख्त कर चुके हैं उनको लाभ देने के लिए बजट प्रावधान किया गया। ये आरोप भी है मेरा। मैं तकी बात लेता हूं। तकी भाई क्या बोल रहे थे आप? सहमत तकी जल्दी बोलिए। मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी ने बजट बनाने के लिए जो आंकड़े पेश किए वो आंकड़े ही गलत हैं। अच्छा, वो झूठे आंकड़े हैं, बेबुनियाद आंकड़े हैं। इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर 4.2% है। क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2% है? मतलब 90% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है जी। अगर रोजगार मिल चुका है तो इतनी भारी संख्या में युवा पलायन क्यों कर रहे हैं जी? क्यों दिल्ली में नौरोजगार ढूंढ रहे हैं, क्यों पंजाब जा रहे हैं, क्यों गुजरात जा रहे हैं, क्यों महाराष्ट्र जा रहे हैं? और उन्होंने कहा था दिल्ली कि उत्तर प्रदेश के टैलेंट को उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा, उसका क्या हुआ? कितने उन्होंने स्किल कितने स्किल लेबर डेवलप किए? मेट्रो का कोई नया स्टेशन आया हुए थे, कितनी फैक्ट्रियां लगी उसमें? चले पूछ लेता हूँ।
नहीं मेट्रो का कोई नया काम इस प्रस्तावित हुआ है? बनारस में रोपवे 100 करोड़ रुपए दिया गया था, कहाँ गया बनारस का रोपवे? गौरव भाई हो गया है, रोपवे कहाँ है बताइए ना, जाके देखिए। अरे कहाँ देखे बताइए, आप मुझे बताइए कहाँ से कहाँ चल रहा है? गोदौलिया से लेके कैंट तक चलना है। अंकुर भाई यहाँ पर दिवाकर जी बोल रहे थे 2 बजट पीछे की बात कर रहे हैं। केवल नहीं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ। बनारस अंकुर जी बोले अंकुर भाई कुछ जवाब देंगे आप दिवाकर भाई का? जी कि जवाब उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ समझने के लिए आतुर हो। अच्छा, समझने के लिए आतुर। जी, जो अपने दिमाग को केवल एक व्यक्ति विशेष के पीछे लगाए बैठे हैं और सच को सच जानते हुए भी उसको सत्य मानने के लिए इच्छुक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है। इतना अवश्य दिवाकर जी समझदार नहीं है क्या? जी इतना अवश्य नहीं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल या बाध्यता से परिपूर्ण हो, जो वास्तविक स्थिति को नहीं समझ रहा हो, अंधभक्ति में मशगूल हो गया जाकर। ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय, दिलीप भाई बताओ, दिलीप भाई चलिए हो गया, सुन लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी यूपी के विज्ञापन जारी हुए हैं, उसमें सवर्ण बच्चों के लिए कोई सीटें ही नहीं है, भी सुन लीजिए। पारदर्शिता के साथ दिलीप भाई आगे कमेंट दे दीजिए। दिलीप भाई पारदर्शिता के साथ युवाओं यहाँ पर नौकरियां आपको बताया था। पांडे जी प्लीज, पांडे जी आप अनुमति हो गया क्यों नहीं भाई? बजट की बात हो रही है तो युवकों की नौकरियों की अभ्यर्थियों की बात हो गया। दिलीप भाई यहाँ पर प्रवक्ता भाजपा ने आपसे सवाल किया था, जवाब दीजिए। दिलीप भाई आगे स्टेटमेंट आपका। दिलीप भाई जी, प्रवक्ता भाजपा आपसे पूछ रहे थे कि आपने बताया है। जी जी दिलीप भाई, यहाँ प्रवक्ता भाजपा ने आपसे कहा था कि आपने जो बताया वो गलत है। जी अनम्यूट कर लीजिए भाई, आवाज नहीं आ रही आपके। जी अनम्यूट कर लीजिए दिलीप भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आखिरी 1 मिनट बचा है, जल्दी बोलिए। जी दिलीप भाई आपका मुझे आवाज नहीं आ रहा। फिलहाल मैं यहाँ पर बनोट भाई कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। नहीं देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। ये बजट छलावा है और जिस प्रकार से इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इतनी बेरोजगारी की हालत खराब है। अच्छा। और कोई विकल्प नहीं है रोजी रोटी सम्मान के साथ कमाते हुए हमारे युवाओं के पास। अच्छा। और जिनकी नौकरियां हैं उनको भी, तो आप ऐसा मत बोलिए भाई, उन्होंने कहा जुमले वाला बजट मत बोलिए भैया। बड़े सोच समझ के साथ भारतीय जनता पार्टी उस पे दबाव के तहत उनकी नौकरियां छीनने का भी काम कर रही है। अच्छा। ये 4-4.5%, 3%, 5% क्या बेरोजगारी दर है? तो यही बताता है कि ये कितने नॉन सीरियस हैं, कितने इनको नासमझी है और जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं जो आवश्यक जरूरतें हैं, जिससे लोग विवश हैं अपना जीविकोपार्जन ठीक से कर पाने। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बजट पे थी, वो बजट जो यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाता है, वो बजट जो है विकास की कल्पना को पूरा करने का प्रयास करता है, और वो बजट जो यहाँ पर व्यवस्थाओं को बताता है कि अब आने वाले समय में सरकार ने हमारे विकास को लेकर, जनता के लेकर इतनी व्यवस्थाओं को किया है। आने वाला समय और भी चुनौतियों से भरा है, क्योंकि यहाँ पर अगर चुनौतियाँ सामने नहीं आएंगी तो पूरा कैसे किया जा सकेगा। पर मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ एक है, बजट आवंटन हुआ, इतिहास बनाया गया, पर जो योजनाएं हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन हो, उनका पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन हो, उनमें कोई कमी ना आए, उनमें भ्रष्टाचार ना हो, उनकी समीक्षा प्रॉपर तरीके से हो, ये भी महत्वपूर्ण जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर बजट के माध्यम से केवल योजनाओं को ला सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, पर अगर अधिकारी आपकी योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं तो वहाँ पर सरकार को बजट के साथ साथ हंटर भी चलाना पड़ेगा, तब व्यवस्था सुधरेगी। अन्यथा बजट तो इतिहास बनाता रहेगा, पर जनता को वो सौगातें, वो लाभ नहीं मिलेगा जिसकी जनता सरकार की राह देखती है कि अब नया बजट आएगा और नई सौगातें जनता यानी हमको मिलेगी। ये वही जनता है जनार्दन है जो सरकार बनाती भी है, पर हमको ये याद भी रखना पड़ेगा ये सरकार गिराती भी है। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।